गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे मीडिया वाले पार्ट के अंतर्गत कहानी लेखन का विषय पूर्ण करने के उपरांत कहानी का नाट्य रूपांतरण किस तरह से किया जाए। इसमें हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। नाटक अभिनय के माध्यम से अभिनेता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। दोनों में समानता एक होती है कि पात्र, परिवेश और विकास, संवाद और द्वंद्व और चरम उत्कर्ष ये दोनों में देखने को मिलते हैं। कथानक जो होता है उसको सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य ये है कि ये घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वो एक दृश्य होगा। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे थे स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। ये देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य भी होना चाहिए। ये कथानक है तो उसके अनुसार दृश्य उचित होना चाहिए। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है, क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक क्या हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथा के अनुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसके संरचना पर विचार करना आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका कोई क्रम बिगड़ जाए। मतलब दृश्य में जो महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी है उसे जरूर डाला जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित भी करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार कर देता है। ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हो जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद ना हो। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियाँ, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हो। यहाँ तक अपना हो चुका था, अब आगे देखिए। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया। मतलब देखना पड़ता है कि मूल कहानी का कोई बिंदु छूट तो नहीं गया। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियाँ प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं। क्योंकि विवरणात्मक टिप्पणियों में क्या होता है, देखो, विभिन्न प्रकार के विवरण को, मतलब जो घटना है उसको नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश अर्थात वातावरण के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है। मतलब जो डेकोरम किया जाएगा उसमें लिया जा सकता है, या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। मतलब पीछे से बजने वाला जो संगीत होता है उसके माध्यम से, जैसे सुखद वातावरण है या दुखद वातावरण है तो उससे संबंधित संगीत वहाँ पर बजाया जाता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के
स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास संवाद है जो पर्याप्त है या नहीं है। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो क्या होगा, उन्हें लिखने का काम किया जा सकता है। मतलब बातचीत पूरी होनी चाहिए, संवाद पूरे होने चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यही है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हो। क्यों? अलग हटकर संवाद लिख दोगे तो कहानी में निरंतरता खत्म हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य होना चाहिए कि वो वास्तव में सही है। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वो यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ तो सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से उसका तारतम्य, उसकी निरंतरता बनाए रखना कठिन होता है। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है। अभी तो बात चल रही थी संवादों की, अब चल रही चरित्र का चित्रण कैसे किया जाए, और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका क्या होता है? अभिनय। ये जो अभिनय किया जाएगा उसमें जो संवाद प्रस्तुत किए जाएंगे वही उस नाटक को प्रभावशाली बनाते हैं, जो प्रायः निर्देशक का काम होता है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की जो भाव भंगिमाएँ होती है, हाव भाव होते हैं और उसके जो तौर तरीके होते हैं जिन्हें मैनरिज्म कहा जाता है, से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंगकर चरित्र के चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है, यानी शुद्ध किया जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। मतलब ध्वनि और प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रायः निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर क्या होगा? आत्मविश्वास पैदा होगा और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में एक समस्या, पात्रों और मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की जो नाटकीय प्रस्तुति होती है उसमें आ सकती है। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, या जहां वह ये सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, तो उसका रूपांतरण करना बड़ा कठिन है। क्यों? कि एक दृश्य दिखाना है, दूसरा दृश्य भी दिखाना है। अब दोनों दृश्यों को एक साथ कैसे दिखाया जाए? तो रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या करता है? लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता है के माध्यम से ऐसी ध्वनियों को प्रकट करना भी संभव हो चुका है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हामिद की जो ललचाई आंखें हैं, होठों पर जीभ फेरना है और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने के दृश्य को बनाया गया है। इस प्रकार कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में यानी स्टेज में क्या क्या संभावनाएं हैं, और यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए
रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छे नाट्य प्रस्तुतियाँ देखी जाए। इस प्रकार से आपने देखा कि कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद, दृश्य, ध्वनि, प्रकाश, स्वगत कथन, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। द्वंद्व है या हमारे यहाँ उद्देश्य है, चरम उत्कर्ष है, ये सब बातें किसी भी कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से आवश्यक होती है। उन्हें किस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए वो इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा। धन्यवाद।